दीपक शर्मा जी, जिस प्रकार से ईडी की कार्यप्रणाली के बारे में दिनेश बोरा जी ने बताया, उस कार्यप्रणाली का कि यदि हम व्यावहारिक रूप से समीक्षा करें तो यही दिखता है कि जिस संस्था का कन्विक्शन रेट 0.4% हो, 5422 पीएमएलए के केसेज में केवल 23 लोग को आज तक कन्विक्ट किया जा चुका हो, और 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर के पहले 100 से 200 केस रजिस्टर होते थे इसके अंतर्गत ईडी के द्वारा। अचानक 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें साफ साफ दिखता है कि 562, 981 और 21-22 की बात करें तो 1180। इस ढंग से जो उछाल आता है, क्या वाकई इस देश में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की तादाद वास्तविकता में इतनी बढ़ गई है, या जो विपक्षी नेता हराओ या विपक्षी नेता फंसाओ अभियान जो लोग कहा जा रहा है, वाकई ये उसका प्रतीक बन गया है? आप म्यूट हैं। हमने कहा सारी लीगल बातें जो हैं वो दिनेश भाई ने बहुत अच्छी तरह से समझा दी हैं, और क्योंकि सतीश भाई भी बैठे हुए हैं पैनल में, तो जब सतीश जी बैठते हैं तो मुझे बड़ा तोल मोल के बोलना पड़ता है, एक इतना वरिष्ठ आदमी बैठा हुआ है। देखिए, मैं जो है वो इच्छा थी कि उनसे पहले आप बोले। अच्छा, देखिए, आपने कन्विक्शन रेट की बात करी है, सजा की दर की बात करी है कि सजा की दर जो है बहुत कम है, और आप यूं कहें कि अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट पुलिस का देखेंगे कन्विक्शन 4%, 5% अलग अलग क्राइम के मामलों में होता है। लेकिन यहाँ कन्विक्शन रेट अभिषेक भाई कौन देख रहा है? यहाँ सजा की दर कहाँ देखी जा रही है? यहाँ पर अदालत से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो ईडी है उसका फैसला अदालत में नहीं हो रहा है, उसका फैसला विधानसभा में हो रहा है, और वो नतीजे बहुत अच्छे हैं। आप उन नतीजों पे नहीं जा रहे हैं। आप अगर देखें ईडी की परफॉर्मेंस देखें, पॉलिटिकल स्केल पर देखें, तो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है कि आप कहेंगे कि मतलब जो अपेक्षा हम सचिन तेंदुलकर से नहीं करते वो आज हम ईडी के डायरेक्टर से कर रहे हैं। जहां तक शाह साहब की बात है या भाजपा की बात है, आप विधानसभा में परफॉर्मेंस देखिए ईडी का। कर्नाटक में सरकार गई थैंक्स टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। कमलनाथ की घेराबंदी पहले इनकम टैक्स ने करी, उसके बाद वहां पर ईडी पदार्पण करती है। आज अगर आप महाराष्ट्र का मामला देखें, एकनाथ शिंदे का जो शुरुआत हुई वो इसी वजह से हुई कि उनके एक साथी थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं उनका, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रोग्राम में कोई नोटिस आए। उनके एक साथी थे जिनको नोटिस ईडी का पहुंचा था, और उसके बाद बहुत तेजी से वो शिफ्ट हुए बीजेपी की तरफ, और उनके साथ पूरी बारात थी, और उस बारात में 40 से 50% लोग ऐसे थे जिनको ईडी का नोटिस मिला है, जिनके यहाँ ईडी की रेड्स हैं, इनकम टैक्स की रेड्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज थी। अब आप झारखंड में देखिए, वहां भी बहुत स्टार परफॉर्मेंस है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, और मुझे लगता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव एकदम करीब आ रहा था और संथाल होने के बाद, आदिवासी होने के बाद मुर्मू जी को खुले तौर पे समर्थन नहीं दे रहे थे हेमंत सोरेन, उन्होंने ऐलान नहीं किया था। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता लेकर स्वागत तो जरूर किया रांची में मुर्मू का, ऐलान नहीं किया जी। और उनका एक मामला माइनिंग को लेकर इलेक्शन कमीशन में भी लगा हुआ था, और उस वक्त जिसे कहते हैं एंटर द ड्रैगन, और ईडी आई और ईडी ने पंकज मिश्रा का जो है गर्दन पीछे से पकड़ी, जो उनके विधायक प्रतिनिधि थे, और उसके बाद देखिए आप सुर बदल गए। तो ईडी की परफॉर्मेंस आप झारखंड में देखिए विधानसभा में, ईडी की परफॉर्मेंस आप भोपाल में देखिए, ईडी की परफॉर्मेंस आप बंगलुरु में देखिए, ईडी की परफॉर्मेंस आप मुंबई के मंत्रालय में देखिए। अद्भुत है। इसको कृपया करके आप कन्विक्शन रेट से और इन सब चीजों से लीगली, आप लीगल लेंस से मत देखें, आप पॉलिटिकल लेंस से देखेंगे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हाँ, एक चीज जरूर है कि मिसयूज कि मैं जो आज हिंदुस्तान टाइम्स में जो खबर छपी है कि साहब 112 थे कहाँ कांग्रेस के टाइम पे, मनमोहन सिंह के टाइम पे, अब वो 3000 से ऊपर है। मुझे लगता है कि मिसयूज कांग्रेस ने भी किया, ईडी का, सीबीआई का, और खासकर सीबीआई का, यानी जो राष्ट्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका मिसयूज किया था। लेकिन वो जो मिसयूज था, वो जो दुरुपयोग था, वो बहुत स्पेसिफिक था, वो बहुत, उसके अंदर प्रेसिशन था, उसके अंदर एक बहुत टॉप लेवल का टारगेट था कि जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनना है, सॉरी प्रधानमंत्री बनना है,
और जो प्रधानमंत्री का सिपा सलार है, वो 2 लोग टारगेट किए गए थे जी। यानी अमित शाह जी को टारगेट किया गया, नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। और ये काम मैं तो गृह मंत्रालय उस वक्त देख ही रहा था, वो चाहे चिदम्बरम हो, चाहे सुशील कुमार शिंदे हो, चाहे उस वक्त की एनआईए हो, चाहे उस वक्त एनआईए के अधिकारी हो या सीबीआई के अधिकारी हो, घेराबंदी हो रही थी, लेकिन वो घेराबंदी की गिनती कम थी। मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार ने, उन्होंने उसका विस्तार किया है, सिर्फ 2 या 4 या 5 लोगों को टारगेट करने की जगह पूरे झुंड के झुंड को, आप कह सकते हैं पूरी फ्रेटर्निटी को जो उनके साथ नहीं थी, उन पर टारगेट किया। और इसका जो सबसे खराब एग्जाम्पल हमने देखा अभिषेक भाई, सबसे खराब एग्जाम्पल जिसे मुझे लगता है कि अमित शाह जी भी सोचते होंगे और मोदी जी भी सोचते होंगे कि किस तरह उनको पश्चिम बंगाल के ज्यादातर विधायकों ने ठगा, बीजेपी को डिच किया, जिनके खिलाफ चिट फंड स्कैम के जो मामले थे जिसपे सीबीआई जांच कर रही थी। और देखिए यहां मैं ईडी को एक चीज कहना चाहूंगा, हम ईडी क्यों कर रहे हैं? जितने भी मामले, कोई भी क्राइम होता है, उस क्राइम में अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो ब्राइब हो, ब्राइब में तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर जो एफआईआर दर्ज होती है, चाहे वो पुलिस दर्ज करे, चाहे वो सीबीआई दर्ज करे, चाहे स्टेट की एजेंसी दर्ज करे, वहां पर एक स्कोप और होप ईडी के लिए बन जाता है। ईडी किसी भी एफआईआर के बाद अपनी ईसीआईआर दर्ज कर सकती है, अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकती है, क्योंकि हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसकी पावर दे रखी है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ईडी एक यूबिक्विशियस एक एजेंसी हो गई है, हर जगह आपको दिखेगी, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, लोकल पुलिस हो, सेंट्रल एजेंसी हो, सीबीआई हो, आपको हर जगह उसका हस्तक्षेप दिखेगा जहां भी मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे का आदान प्रदान हुआ है। तो इसलिए आपको ईडी फोर फ्रंट पे दिख रही है। लेकिन इसका जो इस्तेमाल हुआ है पिछले 2-3 सालों में, उसका सबसे खराब उदाहरण पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में इसलिए करूंगा क्योंकि वहां पर ईडी का भी मजाक उड़ाया गया, कानून का भी मजाक उड़ा, और जो लोग ईडी इस्तेमाल कर रहे थे उनका भी मजाक उड़ा, क्योंकि सारे के सारी जमात पहले बीजेपी में आई, और जब वो बीजेपी में आई, किसी की फाइनल रिपोर्ट लग गई, किसी की केस डायरियों में कुछ गड़बड़ जो था उसको सही किया गया, किसी के गवाह जो थे वो लौटा दिए गए, यानी उनके जो केसेस थे उन केसेस को डाइल्यूट किया गया और कहीं पर फाइनल रिपोर्ट लगी। बहुत से लोगों को चार्जशीट से बाहर कर दिया गया, और जब वो चार्जशीट से बाहर हो गए या केस डायरियां बदली गई या उनके खिलाफ जो भी आरोप थे उनको वाटर डाउन किया गया, उसके बाद वो वापस ममता बनर्जी के पास चले गए। तो यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग थी और दूसरी तरफ पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग थी, कि सफाई करके फिर वापस। ये जो एक मिसयूज है, ये जो मिसयूज है, जहां पर मुझे लगता है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के जो आका हैं उनसे कहीं ज्यादा चालाक आरोपी निकले। तो ये एक बहुत इसका गलत इम्पैक्ट गया है। जहां तक आप कन्विक्शन रेट की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनको लगेगा कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्या हश्र कर दिया गया कुछ साल। जब आप देखिए, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जिस वक्त अबू सलेम और मोनिका बेदी को अमेरिकन एजेंसी के टिप ऑफ पर इंटरपोल ने पुर्तगाल में आइडेंटिफाई कर लिया था और उनको वहां पर अरेस्ट कर लिया गया था, उस वक्त अबू सलेम के और मोनिका बेदी के जो लॉयर्स थे, पुर्तगाली लॉयर्स थे लिस्बन में, उन्होंने एक दलील दी और उन्होंने कहा कि साहब, हिंदुस्तान में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वहाँ पर जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, वहाँ पर जो कस्टोडियल डेथ का जो अलार्मिंग सिचुएशन है, वहाँ पर जेल की जो हालात हैं, हमको वहाँ न्याय नहीं मिल सकता। और एक बहस शुरू हो गई। और बाद में अडवाणी जी, जो उस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री थे, उनको बाकायदा एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा, और उस एग्रीमेंट में जो वहाँ की लोकल लॉज थी, पहले हमें बिना किसी शर्त के मिल जाते अबू सलेम, लेकिन हमें उसके बाद में वो सिग्नेचर करना पड़ा भारत सरकार को कि हम
अबू सलेम को मौत की सजा नहीं देंगे, भले ही अबू सलेम के हाथों में 250 से 300 लोगों के मौत के जो है वो निशान हो जी उसके हाथों पर। लेकिन हमने क्योंकि अंडरस्टैंड किया, उसकी वजह क्या है कि जितने भी विदेश में जो फिजिटिव्स होते हैं वो हमेशा भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, भारत में जो पक्षपात हो रहा है, भारत में जो पुलिस की साख गिरती हुई है, इसको लेकर उनको एक्स्ट्राडाइट कराना बड़ा मुश्किल होता है। और यही कारण है कि जब हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर इस तरह आक्षेप लगेंगे, इसका फायदा हमेशा डिफेंस काउंसिल लेता है। तो बेसिकली आप ईडी का पॉलिटिकल इस्तेमाल करके, सीबीआई का पॉलिटिकल इस्तेमाल करके आप अपने न्यायिक प्रक्रिया को बहुत मैं यूं कहूंगा कि आप पूरी तरह से डिरेल कर रहे हैं, और इसके परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। दीपक शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं छोटी सी एक बात रख रहा हूँ ऑडियंस को समझाने के लिए। जैसे आप किसी थाने में देखें, थाने में अगर 10 सिपाही हैं, 4 दरोगा हैं और एक इंस्पेक्टर है, और कोतवाल मूंछों वाला है और मुख्यमंत्री का खास आदमी है, तो अक्सर मैंने देखा क्राइम रिपोर्टिंग में कि कोतवाल के घर के अंदर रसोई में 4 सिपाही लगे रहते थे। दरोगा जो है वो उसके बच्चे को छोड़ने जा रहा है, एक तो दरोगा जो है वो जो है सब्जी लेके आ रहा है या कुछ कर रहा है। यानी जिस स्टाफ को, जिन कांस्टेबल्स को और जिन सब इंस्पेक्टर्स को लॉ एंड ऑर्डर का काम करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का काम करना चाहिए, समाज का, वो कोतवाल का काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं इसकी तुलना करूं तो जो ईडी में क्या हो रहा है, ईडी देश का काम नहीं कर रही है, ईडी भाजपा का काम कर रही है।